नमस्ते दोस्तों, हॉक्साई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सन 1990 की, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और कुवैत के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। वहां पर 1,70,000 नागरिक फंस गए थे। इंडिया ने अपने इंडियन सिटीजन्स को कुवैत से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया की मदद ली और सभी भारतीय नागरिकों को वापस भारत लेकर आया गया। अब समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इराक ने आखिर कुवैत पर हमला क्यों किया। असल में इसकी शुरुआत 1982 से होती है। 1982 से 1990 के बीच में इराक और ईरान के बीच युद्ध चलता है। इस युद्ध में कुवैत इराक को पैसों से बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे इराक को कोई भी दिक्कत नहीं आती, यानी इराक की इकोनॉमी सरवाइव कर पाती है। जब यह युद्ध समाप्त होता है तो इराक के ऊपर बड़ा लोन हो जाता है और इराक को उसे चुकाने के लिए बहुत दबाव झेलना पड़ता है। सद्दाम हुसैन पर लोन चुकाने का दबाव बनता चला जाता है, तो सद्दाम हुसैन सोचता है कि इराक की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और इस लोन को चुकाने के लिए उसके पास में तेल के कुओं का होना बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ में जन्म लेता है युद्ध और इराक कुवैत पर हमला कर देता है। इराक ने कुवैत पर 2 अगस्त दोपहर 4 बजे हमला कर दिया और उसके अटैक के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। सारे भारतीय बस अपने देश वापस जाने के लिए बेकरार हो गए। इतनी खतरनाक सिचुएशन के बीच भी सभी भारतीय इंडियन एम्बेसी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं कि बस उन्हें कैसे भी करके उनके देश वापस भेज दिया जाए और वो वहां पर बच सके। इस लड़ाई के शुरू होने के बाद ही कुवैत की सभी फोन लाइनें बंद कर दी गई, सिर्फ लोकल लाइन ही चल रही थी और यानी कांटेक्ट के सभी साधन कहीं ना कहीं काट दिए गए, खत्म कर दिए गए। हमले के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही इराक की सेना कुवैत के अंदर घुस जाती है और एक कुवैत पर कब्जा कर लेती है। इन सब के बीच में राजकीय परिवार यानी कुवैत का राजकीय परिवार वहां से भाग निकलता है और सऊदी अरब में जाकर शरण ले लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सद्दाम हुसैन कुवैत को इराक का प्रांत घोषित कर देता है। इसी खून खराबे के बीच में भारतीयों की जान को खतरा बढ़ता चला जाता है। भारतीय नागरिकों की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था और सभी लोग छिपकर रहने के लिए मजबूर हो चुके थे। युद्ध शुरू होने के 15 से 20 दिन के बाद उस समय रहे विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने सद्दाम हुसैन से कांटेक्ट किया ताकि भारतीय नागरिकों को बचाया जा सके और सेफली भारत वापस लाया जा सके। कुवैत में बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए कैंप को जॉर्डन में बनाया गया। जॉर्डन कुवैत से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स को जॉर्डन में अरेंज किया गया। भारतीय नागरिकों को कुवैत से जॉर्डन तक लाने के लिए बसों का अरेंजमेंट किया गया। इन बसों का कॉन्ट्रैक्ट एक ईरानी कंपनी को दिया गया। यह कैंप जॉर्डन में अरेंज इसलिए किया गया क्योंकि कुवैत को नो फ्लाइट जोन घोषित कर दिया गया था। कैंप जॉर्डन सरकार, रेड क्रॉस और भारतीय सरकार की मदद से बनाया गया था। उस समय एम्बेसी में करीब 50 अधिकारी थे, जिसमें से 20 बशरा रह गए और बाकी जो कुवैत में रह गए। वहां पर मैनेजमेंट के लिए अधिकारियों की संख्या कम रह गई थी, जिस वजह से आसपास की एम्बेसी से और भारत की एम्बेसी से 30 अधिकारियों को कुवैत भेजा गया। ये ही अधिकारी थे जो सभी भारतीय नागरिकों की लिस्टिंग करते थे और डॉक्यूमेंट्स पूरा कराते थे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो और फ्लाइट्स में अरेंजमेंट करके उनको फ्लाइट तक पहुंचाकर फ्लाइट्स में बिठाने तक का काम भी इन्हीं अधिकारियों का था। जिन लोगों के पासपोर्ट कुवैत में ही रह गए थे उन्हें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनाकर या आइडेंटिटी कार्ड्स बनाकर दिए गए ताकि सभी को बिना किसी परेशानी के भारत पहुंचाया जा सके। उस समय रोजाना एयर इंडिया 6 से 8 फ्लाइट जॉर्डन से दुबई तक ले जाती थी और उसके बाद दुबई से भारतीय नागरिकों को रेगुलर फ्लाइट के जरिए भारत तक पहुंचाया जाता था। यह काम इतनी सटीकता के साथ किया गया कि सभी कार्य बिना किसी परेशानी के पूर्ण हुआ। इस रेस्क्यू मिशन में 1,70,000 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू मिशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में भी शामिल किया गया है।
इस ऑपरेशन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उस समय एयर इंडिया के डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव थे और उनका काम रोजाना मीडिया में 24 घंटे के काम को डिस्क्राइब करना था। उनका काम था कि बताया जाए कि कितने लोगों को भारत भेजा गया है, कितने लोग अभी बचे हुए हैं, कितनी फ्लाइट्स उड़ चुकी हैं और कितनी दूरी तय की जा चुकी है, और अगले दिन कितने लोग उड़ने वाले, नेक्स्ट डे कौन सी फ्लाइट जाएगी और कितने लोग उस नेक्स्ट फ्लाइट में जाने वाले हैं। ये वो जमाना था जब गूगल नहीं था और एक एक चीज के लिए रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। जितेंद्र भार्गव ने एयर इंडिया के एयरलिफ्ट मिशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने की कोशिश की, जिसके लिए उनके पास में ना तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर का एड्रेस था, ना ही कोई जानकारी। इसके लिए सबसे पहले जितेंद्र भार्गव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक एक बुक स्टोर से खरीदी और एडिटर का एड्रेस निकाला। जितेंद्र भार्गव ने पत्र लिखकर, यानी कि लेटर लिखकर एडिटर से यह जानकारी ली कि क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है कि कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। एडिटर ने लेटर का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी जानकारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर को बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जितेंद्र भार्गव शांत बैठ गए और उन्होंने अपने रेस्क्यू मिशन को पूरा किया। पूरा रेस्क्यू मिशन होने के बाद में जितेंद्र भार्गव ने लेटर लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एडिटर को पूरी जानकारी विस्तार से दी और साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ में भेजे भी, ताकि सारी जानकारी एडिटर को मिल सके। एडिटर ने इस जानकारी को लेने के बाद में यह माना कि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। कई महीनों के इंतजार के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की नई बुक पब्लिश होती है और जिसमें रेस्क्यू मिशन को शामिल किया गया था। भारत के नागरिकों को सुरक्षित भारत पहुंचाने का काम एयर इंडिया ने भारत सरकार के साथ मिलकर किया और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक का सबसे लंबा रेस्क्यू मिशन बताया जाता है। भारत के नागरिक दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों न रहें, भारत उनका देश हमेशा उनकी सहायता के लिए पहुंचता रहा है और हमेशा पहुंचता रहेगा। जब भी कभी कोई परेशानी आती है या परेशानी आएगी, भारतवासी और भारत देश हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा और उनको सुरक्षित अपने घर वापस लेकर आएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।